में होता है जिसका नाम पैनक्रियाज। बट अगर ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ या इंसुलिन ने खुद की वर्किंग ही प्रॉपरली नहीं किया तो क्या हो जाएगा? यस, डायबिटीज हो जाएगा। हम जैसे खाना खाते हैं वो खाना बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और वो फूड ग्लूकोज को रिलीज करता है। जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, आपके पैनक्रियाज आपके शरीर में इंसुलिन को रिलीज करते हैं और ये दोनों ही चीजें ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है। अब क्या होता है? सेल्स यानी कि कोशिकाओं को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। अब ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? ऊर्जा आती है जब हमारे इंसुलिन जाकर उन सेल्स के अंदर उसका दरवाजा खटखटाते हैं और सेल्स जो है वो ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेते हैं। यहाँ से आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा आती है। ये डायग्राम में देखिए, फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे सेल है। सेल के ऊपर होते हैं इंसुलिन रिसेप्टर और ग्लूकोज चैनल। जब हेल्दी पैनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है तब ये इंसुलिन इस इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर जाता है और जैसे ही इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर पहुंचता है ये ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाते हैं और यहाँ से जो ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट टाइप 1 डायबिटीज में क्या फर्क होता है? पेशेंट को पैनक्रियाज इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं करता और इस वजह से इस इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन नहीं पहुंचेगा और जो ग्लूकोज चैनल है वो ओपन नहीं होगा। तो इस वजह से जो भी ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रहेगा और ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी। ऐसे कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। दूसरा कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज। इस केस में क्या होता है? पेशेंट के पैनक्रियाज में इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है बट वो इनफ क्वांटिटी में नहीं रहेगा या फिर वो खुद का काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से इस इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर इंसुलिन नहीं जाएगा और ग्लूकोज चैनल ओपन ना होने के रीजन से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये होता है टाइप 2 डायबिटीज। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। हमारे पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं जिसकी वजह से अब जो शुगर है वो हमारे ब्लड के अंदर ही स्टे है। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे शरीर के जख्म आसानी से हो जाते हैं। हमने बहुत बार ये कहते सुना है ना कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके जो जख्म है वो आसानी से भरते नहीं है क्योंकि आपके खून के अंदर शुगर है, ग्लूकोज है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत आसानी से होती है और जख्म आसानी से भरता नहीं है। पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, वो आपके ब्लड में ही मौजूद है। तो अब आपके शरीर में जो ग्लूकोज को बनना चाहिए वो नहीं निकल पाता। तो आपका बॉडी किडनी को डिमांड करता है कि यूरिन बनाओ और जब यूरिन ज्यादा बनेगा तब फ्रिक्वेंट यूरिनेशन से ग्लूकोज निकलेगा। इसकी वजह से एडिशनल वाटर इंटेक की कमी हो जाती है। फिर समय के साथ ये डिहाइड्रेशन का कारण बन जाता है जिससे पेशेंट को ज्यादा प्यास लगता है। डायबिटीज पेशेंट कुछ भी खाते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है जिससे उन्हें हमेशा भूख लगती रहती है। डायबिटिक पेशेंट को जो खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है और वो ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से बॉडी सेल्स में मूव नहीं कर पाता है और उस व्यक्ति को ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता, जिसके कारण डायबिटिक पेशेंट बार बार खाना खाते हैं चाहे वो थोड़ी देर पहले ही क्यों नहीं खाए हो। डायबिटिक पेशेंट थका हुआ महसूस करता है और ये क्यों होता है? बिकॉज ब्लड स्ट्रीम से बॉडी सेल्स तक इनसफिशिएंट शुगर का मूवमेंट होता है। डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में एक्सेस शुगर होने के वजह से आईज के टाइनी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंच सकता है जिसके कारण ब्लडी विजन या धुंधलापन हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट में वेट लॉस भी तेजी से होने लगता है, फ्रीक्वेंट वेट लॉस होता है। सम ईटिंग आइटम्स टू अवॉइड। डायबिटिक पेशेंट को कुछ ऐसे खान पीन है जो अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स में देखें तो आलू,
आलू यानी कि पोटैटो, अरबी, बीट, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, अंजीर, और फ्रूट्स में देखें तो सीताफल, आम, अंगूर, केला, चेरी। और एक्स्ट्रा आइटम्स भी काफी है जो उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि शुगर, मिठाई, केक, आइसक्रीम, चावल, व्हाइट ब्रेड, जैम, गुड़, चॉकलेट्स, चेरीज और डीप फ्राई आइटम्स जैसे कि पोटैटोज और ड्राई फ्रूट्स। ग्लाइसेमिक हेल्थ, आइए जानते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ होता क्या है। ग्लाइसेमिक हेल्थ मतलब आपका शुगर को कैसे बैलेंस किया जाता है, शुगर को कंट्रोल करना ताकि आप डायबिटीज जैसे डिसऑर्डर को आसानी से मैनेज कर सके। शुगर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर वो शुगर की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो उसके वजह से डिजीज या डिसऑर्डर की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आपके शुगर इनटेक को कम करने के लिए आपके शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम ग्लाइसेमिक हेल्थ के अंदर देखेंगे। वेस्टीज नीम, नीम का इम्पोर्टेंस सदियों से है। नीम का इस्तेमाल हम कई सालों से करते आ रहे हैं। नीम का इम्पोर्टेंस आयुर्वेदा में भी बहुत ज्यादा है। कभी भी बचपन में चोट लग जाती थी तो हम उसके ऊपर नीम लगाते थे। कभी भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो हम उसके ऊपर नीम ऑयल लगाते हैं। नीम एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर किसी को इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो उस पर भी नीम बहुत लाभदायक होता है। नीम हर एक के घर पे फर्स्ट एड टूल की तरह काम करता है। नीम एक सेफेस्ट एंड इजी ऑप्शन है आपके हेल्थ को हेल्दी बनाने के लिए। नीम के बहुत सारे मैजिकल इफेक्ट है आपके स्किन के ऊपर भी। आपकी त्वचा में जो एलर्जी कंडीशन हो जाती है, रैशेस के प्रॉब्लम, फ्लैशेस के प्रॉब्लम, उसको भी मेंटेन करने के लिए नीम जो है बहुत मदद करता है। नीम एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी शो करता है। फंगल इन्फेक्शन को, फंगस की जिनको प्रॉब्लम है, नीम उस पे भी लाभदायक माना जाता है। नीम एक आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है जो रिजल्ट दिखाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। नीम डायबिटीज में भी बहुत लाभदायक है। नीम में बीटा सेल्स होने के कारण शुगर लेवल के ग्रोथ का कम करता है और सपोर्ट करता है। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में बीटा सेल्स जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करता है। नीम के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। नीम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? कफ, कफ, कट्स, कैंडिडा यानी कि कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो, डेंटल प्रॉब्लम, डायबिटीज, इन्फेक्टेड ग्लैंड्स, इन्फ्लामेशन, जॉइंट पेन्स, किडनी प्रॉब्लम, इन्फ्लुएंजा, इंसोम्निया यानी कि किसी को नींद नहीं आती हो अच्छी से, नींद डिस्टर्ब हो, इम्यून सिस्टम, इंडाइजेशन, इंटेस्टिनल वर्म, पेट में कोई कीड़े हो गए हो, टूथ एक, यूटीआई, यूरेथ्रा इन्फेक्शन, अल्सर, यूरिनरी स्टोन, वायरल वुंड्स, वॉट यानी कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो, लाइस, ल्यूकोडर्मा, कोई स्किन डिजीज हो तो, ड्राई स्किन, पाइल्स, डैंड्रफ, ईयर एक, लेप्रोसी जिसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं, मीजल्स, मलेरिया, माइग्रेन्स, नोजिया, एक्नी एंड एक्जिमा। डोसेज ऑफ वेस्टीज नीम, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको एक कैप्सूल एवरी डे लेना है बिफोर मील, और जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनको एक कैप्सूल एक दिन में लेना है आफ्टर मील, बट उनको रेगुलरली नहीं लेना है, वो अल्टरनेटिव डेज में या तो हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। इसका मार्क प्राइस है ₹390 IC, डीपी प्राइस ₹335 IC और पीवी 11.17। ये नेपाल में भी अवेलेबल है जिसका मार्क प्राइस है ₹650 NC, डीपी ₹590 NC और पीवी 22.9। कंटेंट 100 कैप्सूल, एक डब्बे में 100 कैप्सूल आते हैं। और एज की बात करूं तो 12 से 14 साल के ऊपर नीम का कंज्यूम कर सकते हैं। प्रेस्टीज स्टीविया,
स्टीविया आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा एसेंशियल है। स्टीविया एक नेचुरल कंपोनेंट है। स्टीविया एक प्लांट होता है जिसके पत्ते से स्टीविया की शुगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्टीविया के पत्ते भी हम अगर डायरेक्ट खाएंगे तो इसका टेस्ट मीठा लगेगा। तो इसी पत्ते को डिहाइड्रेट करके इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके स्टीविया शुगर को बनाया जाता है। स्टीविया की एक खास बात यह है कि इसके अंदर कैलोरीज नहीं होती, तो ये आपको वेट गेन प्रॉब्लम नहीं देता है। डायबिटीज कंडीशन को मैनेज करने के लिए जिस एसेंशियल शुगर की जरूरत होती है वहां पे स्टीविया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। स्टीविया जो है 2000 से 350 टाइम्स 200 to 350 टाइम्स ज्यादा मीठी होती है हमारे नॉर्मल शुगर से। आपकी रेगुलर लाइफ में आपके नॉर्मल शुगर को रिप्लेस करना है स्टीविया के साथ, ताकि वेट गेन, डायबिटीज या अन्य कोई बीमारी से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। एक ग्लास सोडा से आपको जितनी कैलोरी मिलती है उतनी कैलोरी आप स्टीविया के 3 पत्ते रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर होने के कारण इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। स्टीविया कैन बी बेनिफिशियल इन। स्टीविया का क्या क्या फायदा है? आपके बैलेंस डाइट में आपके शुगर के क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए स्टीविया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज पेशेंट को भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अंदर फैट्स एंड कैलोरीज नहीं होने के कारण जो भी लोग वेट लॉस पे है या जो लोग वेट कंसर्न है उनको स्टीविया रिकमेंड कर सकते हैं। इसका मार्क प्राइस है ₹160 IC, DP ₹140 IC, PV 4.67। ये नेपाल में अवेलेबल नहीं है। कंटेंट 100 टैब। डोसेज की बात करूं तो आपको अपनी नॉर्मल शुगर इंटेक को रिप्लेस करना है स्टीविया के टैबलेट से। एज 12 से 14 साल के ऊपर। आयुषंती ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ नाम से ही पता चल जाता है कि ये डायबिटीज के लिए है। यस, आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, आपके ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए ग्लूको हेल्थ हेल्प करता है। की इंग्रेडिएंट्स इन ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ 6 इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है एंड इंसुलिन प्रोडक्शन को भी मदद करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करने के लिए ये जो इंग्रेडिएंट्स है नेचुरल वे में आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना गया है। सो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए आपको ग्लूको हेल्थ यहाँ पे मदद करता है। बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ग्लूको हेल्थ क्या क्या फायदा देता है? ये आपका ग्लाइसेमिक हेल्थ को मेंटेन करता है। ये आपका पैनक्रियाटिक सेल्स को हेल्दी रखता है क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है और ये इंसुलिन जो है आपके पैनक्रियाटिक सेल से सिक्रीट होता है। तो पैनक्रियाटिक सेल को हेल्दी करके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और इंसुलिन प्रोडक्शन में यहाँ पे ग्लूको हेल्थ के इंग्रेडिएंट्स आपकी मदद करता है और इसी के साथ आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटिक कंडीशन को भी मैनेज करने में मदद करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी मैनेज करता है ताकि सेल्स यानी कि कोशिकाओं को आप हेल्दी रख सके। आपके वेट को भी ये मैनेज करता है क्योंकि जब आपका डायबिटिक की कंडीशन हो जाती है या आपका ब्लड शुगर लेवल कम या ज्यादा हो जाता है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया जैसी कंडीशन को भी मैनेज करने के लिए ग्लूको हेल्थ यहाँ पे आपको मदद करता है। सो ओवरऑल आपके ब्लड शुगर हेल्थ को और आपके डायबिटिक कंडीशन को एंड ग्लाइसेमिक कंडीशन को मैनेज करने के लिए ग्लूको हेल्थ मदद करता है। डोसेज ऑफ ग्लूको हेल्थ। 2 कैप्सूल करके दिन में 3 बार लेना है। इसका मार्क प्राइस है ₹795 IC, DP ₹680 IC, PV 22.67 और ये नेपाल में अवेलेबल नहीं है। कंटेंट 60 कैप्सूल इन अ बॉक्स। वेस्टीज प्री ग्लूको हेल्थ। हर 2 में से एक व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज है उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है।
डायबिटिक केयर कैस्केड, ये डायबिटीज केयर का चार्ट यानी कि ग्राफ है। 100% जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें से 53% लोग अवेयर है, उन लोग को पता है कि वो डायबिटिक पेशेंट है। 47% लोग जो है वो अनअवेयर है, उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। जो 53% अवेयर लोग हैं उनमें से 42% लोग ट्रीटमेंट लेते हैं एंड 58% लोग अनट्रीटेड है। उन्हें पता है कि उन्हें डायबिटीज है बट वो ट्रीटमेंट नहीं लेते। 42% ट्रीटेड लोग में से 25% लोगों की डायबिटीज कंट्रोल में है और 75% लोगों की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है। और जो 47% अनअवेयर लोग हैं उनका ना ही कोई ट्रीटमेंट है ना ही डायबिटीज कंट्रोल में है। Who are prone to प्री डायबिटीज? कैसे पता चलेगा कि हम प्री डायबिटीज के स्टेज में हैं? कुछ सिम्टम्स है। ओवरवेट, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होना, फैमिली में किसी को पहले से ही डायबिटीज होना, अस्त व्यस्त लाइफस्टाइल होना, जैसे कि सही टाइम पे नहीं खाना, सही टाइम पे नहीं सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम करना, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है, लाइफ में स्ट्रेस लेने से, नींद अच्छी से नहीं आना, जंक फूड मैक्सिमम अमाउंट में कंज्यूम करना। बीट डायबिटीज एट प्री डायबिटीज। कितना अच्छा होता अगर डायबिटीज होने से पहले ही उसको हम कम कर दें। प्री डायबिटीज इज ट्रीटेबल एंड रिवर्सिबल। अगर आपने पहले ही डायग्नोस कर लेते कि आप प्री डायबिटीज के स्टेज में हैं तो इसे ट्रीट किया जा सकता है या रिवर्स करके नॉर्मल लाया जा सकता है। लेकिन अगर डायबिटीज हो जाती है तो इसे ट्रीट नहीं कर सकते, केवल मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए बैरियर को जंप नहीं करें, बॉर्डर लाइन को पार नहीं करने में ही हमारी भलाई है। इसीलिए कहते हैं डोंट डिले, स्टार्ट अर्ली। व्हाट इज प्री डायबिटीज? प्री डायबिटीज वो स्टेज होता है जहां आपका ब्लड शुगर लेवल में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, लेकिन इतना भी हाई नहीं होता कि डॉक्टर उसको डायग्नोस कर पाए। A1C टेस्ट और फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि हम कौन से कैटेगरी में हैं, नॉर्मल और प्री डायबिटीज और डायबिटीज। रोल ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। प्री ग्लूकोहेल्थ 7 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। आइए एक एक के बारे में जानते हैं। गुडमार ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जिमनीमा स्लाइवेस्ट्री शुगर क्रेविंग्स को कम करता है। मेथी शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। पीपर निग्रम बाकी इंग्रेडिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अल्फा लिपोइक एसिड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करता है। क्रोमियम पिकोलिनेट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। बायोटिन इंसुलिन प्रोडक्शन को इनहेंस करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। प्री ग्लूकोहेल्थ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल को प्रिवेंट करता है, हेल्दी ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्प्शन को कम करता है और शुगर क्रेविंग्स को भी कम करता है। एडवांटेज ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्री ग्लूकोहेल्थ विथ कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो इसमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है। प्रोबायोटिक्स होता क्या है? ये एक लिविंग बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी में होते हैं। हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। किसी भी इंफेक्शन की वजह से जब बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में भर जाते हैं तब प्रोबायोटिक्स उसमें मदद करता है। प्रोबायोटिक्स बॉडी में जाकर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और बैड बैक्टीरिया को कम करने का काम करता है। तो प्रोबायोटिक्स कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को स्लो करता है और ब्लड शुगर लेवल के स्पाइक्स को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। मेस्टीज प्री ग्लूकोहेल्थ डोज। एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। इसकी मार्क प्राइस है 1020 IC, DP 870 IC।
PB29 और ये नेपाल में अवेलेबल नहीं है। कंटेंट 60 कैप्सूल। एज की बात करूँ तो 12 से 14 साल के ऊपर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ज्योति जी, जो हमेशा हर प्रोडक्ट के बाद में एक स्पेशल आपका कमेंट आता, और ये नेपाल में अवेलेबल नहीं है। हाँ, पर इंडिया में अवेलेबल है और इंडिया नेपाल से बिल्कुल एक साथ है। तो सुनने वाले इस बात को ध्यान रखें। पर ठीक है, आपने क्या अवेलेबल है और क्या नहीं अवेलेबल है ये भी आपने साथ में बताया है। शुगर बहुत फेमिलियर वर्ड है, जैसा मैं जब से ये सेशन आने का है तब से मैं यही बोल रही हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं है जो शुगर के बारे में नहीं जानता हो। हाँ, पर जो हमारे सप्लीमेंट है वो कैसे कारगर हैं, उनके डोजेस क्या है, क्या क्या उनका काम है, वो आपने हम सबके साथ शेयर किया। और स्पेशल जो प्री ग्लूको हेल्थ है, अभी तक हमारे पास शायद सिर्फ यही एक प्रोडक्ट है जो हमें बीमारी आने के पहले ही उसको हम रोक सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमको मालूम है कि हम चांसेस है कि हमें शुगर हो जाएगा, पर हमारे पास एक यही है, शायद बाहर भी हमने कभी नहीं सुना है कि बीमारी आने के पहले ही हम उसको कैसे रोक सकते हैं। उसके लिए भी स्पेशल कोई प्रोडक्ट हो सकता है, तो वो वेस्टीज ने हमें दिया है। इसमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की बात आपने की, कोई भी मेंबर बता सकता है प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन और कौन से सप्लीमेंट में है? अभी सिर्फ हैंड रेज होगा, सिर्फ हैंड रेज होगा, ओनली हैंड रेज। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन और कौन से सप्लीमेंट में है? 2 4 5 लोगों का तो मुझे पता है कि उन्हें मालूम ही होगा, बट मैं देख रही हूँ कि और ऐसे कौन सा मेंबर है जो मेरे लिए हाँ ये भी पता है। प्री प्रो का कॉम्बिनेशन, ये जिन 4 का हैंड रेज हुआ है वो 4 तो अंडरस्टूड है मुझे कि मालूम ही है। और भी बता दो, सबने सप्लीमेंट्स के अटेंड किए हैं सेशंस। प्री और प्रो का कॉम्बिनेशन कौन से सप्लीमेंट में है? चलिए, विजया जी का हैंड रेज हुआ, पहले हम उनको मौका देंगे। विजया जी आप बताइए। विजया जी, हालांकि मुझे चांसेस कम है कि बता पाएंगे, बट ठीक है। बट आपको आवाज नहीं आ रही मेरी विजया जी, या आपने गलती से हैंड रेज कर दिया है? ओके, चलिए जाने दीजिए, आप में से ही कोई बता दीजिए। ज्योति जी आप ही बता दीजिए आज तो। कम्बायोटिक्स। कम्बायोटिक्स, हालांकि वो भी नेपाल में अवेलेबल नहीं है, फिर भी ज्योति जी को मालूम है, अवेलेबल नहीं है पर उन्हें मालूम है कि कम्बायोटिक्स में भी प्री और प्रो का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू। हम म्यूट है, ओहो सॉरी, मैंने म्यूट ऑप्शन ऑन ही नहीं किया है। ओके ओके, थैंक यू निधि जी रिमाइंडिंग मी। नाउ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हाँ जी, ओवर टू रेस्ट। यस यस, मैं कुछ भी आगे कमेंट होने की वजह पहले ज्योति जी को बोलना चाहूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो आपके घर पे जो मल्टीपल सप्लीमेंट से रिजल्ट आ रहा है और वो सप्लीमेंट्स की हमारी पढ़ाई हो चुकी है, तो प्लीज आप अपना जो भी फीडबैक है वो शेयर करें प्लीज, ताकि बाकी लोगों को भी अवेयरनेस आए। और यस जी मैम, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। विजया जी, अभी ज्योति जी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पहले हम वो ले लेते हैं। ठीक है मैम। हाँ बताइए ज्योति जी, क्या है एक्सपीरियंस? मेरी बेटी 4 साल की है। मेरी बेटी को पिछले 2 महीने पहले फीवर था, कंटिन्यूस 1 मंथ तक। वो भी कैसा फीवर था, 2 दिन आता है, फिर 2 दिन गायब, फिर 4 दिन आया, 2 दिन गायब, तो वैसे कंटिन्यूस फीवर आ रहा था। उसके दौरान उसको पेट में भी दर्द था, उसको वैजिनल इन्फेक्शन भी था। तो मैंने काफी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, तो रिपोर्ट सारे नॉर्मल्स थे। पेट का भी हुआ अल्ट्रासाउंड, वो भी नॉर्मल,
वैजिनल का भी पूरा हुआ, टेस्ट वगैरह सब नॉर्मल, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं था। तो दवाई तो मैंने हालांकि दिया, बस वो दवाई खाई तब तक ठीक था। वो एंटीबायोटिक कितना दिन चलता, 5 to 7 days। वो Yes. डोज कंप्लीट, फिर वापस बुखार आना, पेट में दर्द होना, वापस वैजिनल इन्फेक्शन होना। तब मैंने उसको क्रील ऑयल और कोलेस्ट्रॉम दिया, क्योंकि ये 2 ही सप्लीमेंट है जो अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो मैंने ये 2 सप्लीमेंट दिया और विद इन अ मंथ उसका फीवर भी गायब, पेट में दर्द भी गायब और वैजिनल इन्फेक्शन पूरा क्लियर, पूरा रेड रहता था, कुछ भी नहीं है। अब वैसे अब कुछ भी बोल सकते कि भाई इम्यूनिटी वीक होने के कारण हो गया हो, कि वैसे बोलते कोलेस्ट्रॉल इम्यूनिटी के लिए है, वैसे बोलते वेस्टीज में तो प्रोडक्ट्स एक फायदा अनेक। yes. क्रीम ऑयल वैसे बोलते कि लीवर, हार्ट और ब्रेन के लिए होता है, लेकिन मेरा तो कुछ और ही काम किया। तो मैं फुल सरप्राइज हूँ, वरना मैं सोच रही थी दशहरा का छुट्टी में बेटी को मैं इंडिया लेके जाती चेकअप के लिए, क्योंकि छोटी सी बच्ची को वैजिनल इन्फेक्शन होना कोई मामूली बात नहीं था मेरे लिए। मैं तो कुछ शॉक्ड हुई ये सुन करके कि वैजाइनल इन्फेक्शन इस एज में। डोजेस क्या दिया तो ज्योति जी आपने? क्रीम ऑयल और कोलेस्ट्रॉम, क्योंकि डॉक्टर को डायग्नोस नहीं कर पाते हो क्या रहा है, ये सब नॉर्मल था। कितना टाइम दिया था? डोजेस पूछ रहे क्रीम ऑयल कितना टाइम दिया? क्रील ऑयल दिन में 1 बार और कोलेस्ट्रॉम सुबह शाम। सुबह शाम। कोलेस्ट्रॉम और क्रील ऑयल तो वो खा नहीं पाती डायरेक्ट कैप्सूल, तो क्रील ऑयल मैंने दाल में घोल के दिया और कोलेस्ट्रॉम मैंने दूध में घोल के दिया। तो कितने दिन में रिजल्ट आया था? 1 महीना मेरा तो 1 month में आ गया। 1 month में। वेरी नाइस। और मेरे बेटा 12 साल का है, उसको चश्मा लग रखा है। तो स्टार्टिंग में जैसे कि बस वो बोला कि मेरा माथा में दर्द है, तो मैंने चेकअप करा लिया हाथों हाथ, तो उसको चश्मा लग गया। हालांकि पावर ज्यादा नहीं था, स्टार्टिंग स्टेज ही था, बट मैंने स्टार्टिंग स्टेज में उसको आई सपोर्ट दिया। मैंने कंटिन्यूस 3 months दिया, उसका चश्मा उतर गया। चश्मा उतर गया। हाँ, मैं सुना तो मैं भी सरप्राइज हुई थी मैम। कितना 3 महीना कंटिन्यू दिया था? मैंने 3 महीना कंटिन्यूस दिया। ये तो एक्चुअली तो ठीक है आप बता रहे हो, पर जो आपने जो फील किया होगा ना वो फीलिंग हम पता नहीं उस लेवल का हम शायद नहीं कर पाएंगे, बट इट्स रियली सरप्राइजिंग कि चश्मा उतर गया। हाँ, पावर थोड़ा कम हो गया या सिर नहीं दुख रहा है ऐसा कुछ, तो ठीक है हम सुन नहीं दुखता, उसका चश्मा भी पूरा उतर गया। तो देखो भाई मैम, स्टार्टिंग लेवल में कितना था आपका चश्मा का नंबर? क्या प्लस क्या बोलते हैं एकदम जो मिनिमम होता है, पर ये भी 1 point something और 0 point something? 0 point something स्टार्टिंग स्टेज था। आई सपोर्ट का डोसेज मैंने दिन में 1 बार दिया। दिन में 1 बार दिया था आपने, ओके। बट अभी मेन देखने वाली बात ये ना कि 12 साल की उम्र है, अभी स्टार्टिंग थी, अभी स्टार्टिंग देखा जाए तो उसके तो उम्र की भी तो स्टार्टिंग ही है ये। बट मैंने स्टार्टिंग में चेकअप करा के बस सप्लीमेंट शुरू कर दिया हाथों हाथ। हाँ, जो चीजें हम लोगों को 45 के बाद आई उसको 12 साल में आ गई, तो ये तो वेरी अर्ली हो गया ना उस हिसाब से। और अभी से हमने दे दिया और वो वापस नॉर्मल हो गया, तो इट्स रियली सरप्राइजिंग। देखो आप बेटी को लेकर के इंडिया जाने वाले थे। मैं तो इंडिया जाती दशहरा में सोची जाती है। अगर डॉक्टर का जब बात आता है तो हम जहां तक पॉसिबल होता है, जब तक ठीक नहीं होता जहां हाथ पर मारते ही। डॉक्टर ने मेरा बेटा को ऑपरेशन बोल दिया था, मैंने मद्रास में अपॉइंटमेंट ले चुका है दशहरा का। अरे बाप रे। इसका एक्चुअली आंख में पावर कम था, कुछ मसल कंट्रैक्शन बोलते हैं, जो 20 पॉइंट होना चाहिए उसका 6 था। ओके। तो वो अगर 2 या 3 हो जाता तो वो अंधा हो जाता। बाप रे। तो डॉक्टर ने हाथ ऑपरेशन बता दिया था। तो मैं काठमांडू में तो कराती नहीं, तो मैंने मद्रास में क्या नेत्रा कुछ है ऐसा नाम, तो मैंने वहां पे अपॉइंटमेंट लिया था। तो बस अब तो सपोर्ट से हो गया वो पॉइंट, अभी इसका 14 हो गया है। 14 हो गया है। शंकर नेत्रालय। हाँ, शंकर नेत्रालय कुछ ऐसा। हाँ ज्योति जी, ये सारा सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। आपके घर पे कैसा फीडबैक? ऑब्वियसली बेटी का इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्योर हो जाना, और समाव आपका भी एलर्जी ना, इनसे काफी आपको रिलैक्स मिला जो आप शेयर करने वाले हो। मेरा मूव नहीं होता था, तो मैंने एक्सरे कराया तो इसका नॉर्मली था रिपोर्ट, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर बोला इसका कुछ भी नहीं है, बस इसको सेको, कभी गर्म से कभी ठंडा से सेको। तो मैंने 2-4 दिन किया, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैंने प्रोटीन पाउडर लिया, तो मैंने प्रोटीन पाउडर खाली हाफ ही डिब्बा कंज्यूम किया, मेरा ये मूवमेंट होने लग गया, और ये हिलता नहीं था मेरा फिंगर।
क्या चाहिए भाई? रिजल्ट बहुत अच्छा है सप्लीमेंट। वेस्टीज के प्रोडक्ट और इतने लोग क्वेश्चंस उठाते हैं, क्या चाहिए उन्हें? वही तो मैम, जादू की तरह काम किया जा रहा है, चाहिए? प्रोडक्ट्स जादू की तरह काम कर रहे हैं। जादू की तरह। मैम मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। और ये टाइम एक्चुअली मीटिंग एंड हो जाएगी, तो या तो रिज्वाइन कर लेते हैं हम। ओके, रिज्वाइन करने से। हाँ, रिजॉइन कर लेते।